पर अभी सॉल्व कर रहे हैं हम वो है जो 2022 में हुआ है 15 मई 2022, 2018 का नहीं 2022 का है, ठीक है। 15 मई 2022 को हुआ था शिफ्ट फर्स्ट का पेपर, वो वाला हम यहाँ पे अभी सॉल्व करेंगे। तो रीजनिंग से देखते हैं। पहला क्वेश्चन था 5:42, यानी कि 5 के साथ आ रहा है 42, तो 3 के साथ यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। ऑप्शन में थे 32, 12, 21, 20, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे आएगा देखो इसको, जब इस संख्या के लिए देखते हैं 4 के लिए, तो ये आएगा -1, 5 - 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। ऐसे ही 2 के लिए देखेंगे तो -3 करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब 3 में से -1 करेंगे तो कितना आएगा, 2। फिर दूसरी बार में -3 करेंगे तो 0, यानी हमारा सही उत्तर क्या होगा 20। 20 कौन से ऑप्शन में है, डी में, तो सही उत्तर हो गया हमारा डी 20। दूसरा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे ये दे रखा है AIMP के अनुपात LRPMF, यानी कि इसके साथ यह संयोग बन रहा है, तो BIHFPS के साथ क्या बनेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सी संक्रिया के अकॉर्डिंग ये बन रहा है। तो ये देखो आप पूरा, जब इसको हम पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे तो के में इसने किया प्लस का 1, के बाद क्या आता है L, फिर P में किया है प्लस का 2, PQR प्लस का 2 किया। ऐसे इसमें प्लस का 3, इसमें प्लस का 4 और ए के साथ प्लस का 5, ठीक है। उसके बाद ये बन रहा है ए के साथ प्लस का 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, ए आता है 1 पोजीशन पे, प्लस 5 करोगे तो 6 हो जाएगा, और 6 पोजीशन पे F आता है, तो ये संयोजन बन जाएगा। तो ऐसे ही अब इसको हम बनाएंगे। एस में करेंगे +1 तो क्या आएगा T, P में करेंगे प्लस का 2, QR आ जाएगा। H के साथ करेंगे प्लस का 3, क्या आएगा IJK, ठीक है। और I के साथ करेंगे प्लस का 4, क्या आएगा JKLM, और B में करेंगे प्लस का 5, तो क्या आएगा लास्ट में CDEFG, TRKMG। कौन से ऑप्शन में आ रहा है ये, TRKMG, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है अपना, पहले एक आकृति दे रखी है जिसके अंदर पहले ऊपर वाली जो आकृति है इसको आप देखो तो इसके अंदर है 5 भुजा, और जो अंदर वाली आकृति है उसके अंदर है 4 भुजा, और यहाँ से ऐसे काट दिया। तो इसके साथ जो कॉम्बिनेशन इसने बनाया है वो बनाया है, जो अंदर वाली आकृति थी उसको उसने ऊपर कर दिया 4 भुजा वाली को, और जो ऊपर वाली आकृति थी उसको अंदर कर दिया 5 भुजा वाली को, ठीक है। और फिर एक क्रॉस लाइन ऐसे बना दी। अब यहाँ पे एक स्क्वायर दे रखा है जिसको वर्ग बोलते हैं, वो ऊपर दे रखा है, और एक त्रिभुज दे रखा है अंदर, और उसको ऐसे काट दिया है। तो अगर ये समझ में आ गया तो आप खुद ही बना दोगे कि क्या बनेगा। ये जो त्रिभुज है वो आ जाएगा बाहर, बड़ा बन जाएगा, और जो स्क्वायर है वर्ग वो इसके अंदर बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसने जो क्रॉस लगाया था उसकी डायरेक्शन चेंज करी थी, तो यहाँ भी डायरेक्शन चेंज करेगा, लेकिन हमें देखनी है आकृति। तो पहले ये देखो कि इसमें ट्रायंगल बाहर कौन कौन से में है, तो ट्रायंगल हमने देखा, ट्रायंगल सभी में बाहर है। अब ये देखो कि अंदर वर्ग किस में है, स्क्वायर कौन से में है, तो यह वर्ग नहीं है, हो सकता है तुम्हें लग रहा हो, लेकिन ये ऑप्शन में वर्ग नहीं था, ये ऐसे था, आयत था। सी ऑप्शन जो था उसके अंदर वर्ग है यहाँ पे, और फिर उसको काट दिया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है ना। जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया करूँ तो मेरे सॉल्व कराने से पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करो उसको। चौथा क्वेश्चन हमारा 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से ये बताना है कि भिन्न कौन सा है। पहला दे रखा है शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी, ग्रंथ सूची यानी कि बिब्लियोग्राफी, तीसरा शब्दावली यानी कि ग्लॉसरी, और डी ऑप्शन दे रखा है पर्याय कोश यानी कि थीसॉरस, ठीक है। अब आप बताओ कौन सा होगा इसमें से। देखो पहला होता है शब्दकोश, डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं बहुत सारे, उनका संग्रह रहता है। ग्रंथ सूची बिब्लियोग्राफी, इसके अंदर क्या होता है, एक सूची रहती है जिसके अंदर किसकी सूची रहती है, ग्रंथों की, जितने सारे भी ग्रंथ रहते हैं उनकी सूची रहती है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर
ग्रंथ की सूची, इसके अंदर शब्द होते हैं। तीसरा है शब्दावली, शब्दावली के अंदर क्या होंगे, शब्द होंगे, सीधी सी बात है। चौथा है पर्याय कोश, थीसॉरस, पर्याय कोश है, उसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे शब्द होंगे, पर्यायवाची शब्द दिए हुए होंगे, तो इसके अंदर भी क्या होंगे, शब्द। तो डिफरेंस क्या हो गया इनमें, ग्रंथ सूची सबसे अलग है, क्योंकि इसके अंदर किसकी सूची है, ग्रंथ होगी, बाकी तीनों में क्या है, शब्दों की सूची है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक वर्ड दे दिया गया इन्फॉर्मेशन, उसको उन्होंने किसी कूट भाषा में लिखा TROONNMIIFA, यानी कि इन्फॉर्मेशन को किसी कूट भाषा में उन्होंने ऐसे लिखा। तो फिर दूसरा शब्द दे दिया हमारे लिए सब्लिमेशन, तो इसको किस तरह लिखा जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिए, लगाओ दिमाग, निकालो कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे इसने क्या किया है, ये जो शब्द दे रखा है इसको जो वर्ड आते हैं ए से लेके जेड तक, पीछे से वर्ड उठाए उसने और लिखना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि सबसे लास्ट में क्या आएगा, टी, फिर उसके बाद क्या आएगा इसमें, आर। तो ऐसे पीछे से हम बनाएंगे तो थोड़ा टिपिकल रहता है, हम लेंगे आगे से और पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहले क्या आएगा इसमें, ए आएगा, ए यहाँ पे आ गया, फिर उसके बाद आएगा एफ, एफ आ गया, उसके बाद आई, एक और आई, 2 आई आ गए, उसके बाद एम, एम आ गया, उसके बाद एन, एन आ गया, फिर एक एन और दे रखा है, एक एन और आ गया, फिर उसके बाद 2 ओ हैं, ओ आ गए, ओ के बाद फिर आएगा आर, तो आर आ गया, फिर उसके बाद टी आएगा, तो टी आ गया। ऐसे करके लिख लिया। अब आपको बनाना है सब्लिमेशन का। सब्लिमेशन में सबसे पहले ए आएगा, ए लिख लिया, पीछे से लिखना स्टार्ट कर दें, ए को काट दो, फिर देखो क्या आएगा, ए वी, बी आ गया, ठीक है, फिर उसके बाद ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, उसके बाद आई आएगा यहाँ पे, तो आई लिख लो, फिर एक और आई दे रखा है, फिर आई आ गया, ठीक है, उसके बाद आएगा आपका ए बी सी डी जी एच आई, जे के एल, एल आ जाएगा, एल आ गया, उसके बाद आ जाएगा आपका एल के बाद एम आ जाएगा, एम के बाद आ जाएगा आपका एल एम एन आ जाएगा, उसके बाद ओ आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका एस, फिर आएगा टी और फिर आ जाएगा यू, यू टी एस ओ एन एम एल आई आई बी ए। तो ये ऑप्शन है आपका ए, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, यह भी कूट भाषा का दे रखा है। ही को रिप्रेजेंट करा इसने 26 से, सी को रिप्रेजेंट करा 64 से। अब पूछ रहा है कि दे को कौन से ऑप्शन के साथ रिप्रेजेंट किया जाए। तो यहाँ पे इसने क्या किया है, ही में है एच और ई। एच कौन से क्रमांक पे आता है, 8, ई कौन से क्रमांक पे आता है, 5, दोनों को प्लस कर दिया, कितना हो गया, 13 इंटू कर दिया 2 बराबर 26, ठीक है। ये क्रमांक अगर आपको याद नहीं है तो इनको याद कर लेना अच्छे से, इनके बिना रीजनिंग नहीं चलेगी। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इसी के बेसिस पे सॉल्व होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सी को रिप्रेजेंट करिए, इसने 64 से रिप्रेजेंट करा है। एस आता है 19 पे, प्लस एच आता है 8 पे, और ई आता है आपका 5। 19 और 8 कितने हो गए, 27, और 27 और 5 हो गए 32, और 32 का गुणा 2 से कर देगा तो कितना आ जाएगा, 64। अब हमें निकालना है दे का, तो टी आता है कितने पे, 20 पे, दे का निकालो। टी आता है 20 पर, प्लस एच आता है 8 पर, ई आता है 5 पर, और बाई आता है 25 पे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, तो 20 और 8 28, 28 और 5 कितना हो गया, 28 और 5 हो गए 33, 33 में 25 जोड़ दो, 5 और 3 8, 3 और 2 5, ये आ गया इसका टोटल 58। और टोटल में हमें क्या करना था, 2 का करना था गुणा, ठीक है। 8 दूनी 16, हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, 116। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था, ये है 7 नंबर, ठीक है ना। तो यह भी कूट भाषा से रिलेटेड है। क्लास को रिप्रेजेंट करा है उसने 81 से, 81 से। सेक्शन को रिप्रेजेंट किया है 104 से, 104 से। अब पूछ रहा है तो कॉलेज के लिए इनमें से कौन सा कोड
यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे इसने क्या किया है, ये जितने भी शब्द दे रखे हैं ABCD के, उसके जो विपरीत शब्द होते हैं उनका जो स्थानीय मान होता है उनका योग यहाँ पे लिया है। विपरीत शब्द कैसे लिखे जाते हैं अब मैं आपको बताता हूँ। ABCDEFGHIJKLM, ये 13 शब्द हो गए, टोटल 26 होते हैं, यानी हाफ ये हो गए। अब इसके जो विपरीत शब्द आएंगे आगे के, उनको उधर से इधर लिखेंगे। M के साथ N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। अब इनके जो स्थानीय मान है उनको लिख देंगे यहाँ पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। ये आपको हाथों पे याद होने चाहिए, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे हो जाएंगे। अब देखो इसमें क्या किया इसने, क्लास पहले क्या आया सी का विपरीत होता है एक्स का 24, ठीक है। एल का विपरीत क्या होता है ओ की पोजीशन 15, तो 15 लिख दिया। फिर उसके बाद ए के साथ आता है जेड का 26 लिख दिया। एस के विपरीत क्या आता है एच का 8 लिख दिया। फिर से एस, तो फिर से 8 आ जाएगा। जब इनका हम टोटल करेंगे तो टोटल देखो कितना आता है, 24 और 15 39, यानी कि 39 और 26 कितना हो जाएगा, 39 और 26 हो गया आपका कितना, 40 और 20 60 65, और 65 में 8 जोड़ो 73, और 73 में 8 और जोड़ो तो 81। अब हमें निकालना है कॉलेज का, तो कॉलेज को निकालने के लिए सी के अपोजिट में क्या है एक्स का 24, फिर ओ के अपोजिट में क्या आता है एल का 12, फिर एल के अपोजिट में क्या आता है ओ 15, फिर से एल तो फिर से 15, ई के अपोजिट में आता है वी का 22, जी के अपोजिट में आता है टी, तो टी का 20 मैच, और ई के अपोजिट में क्या आता है वी, तो वी का हो जाएगा भाई 22। अब इनका कर दो टोटल, 24 12 36 और 15 51 और 15 कितना हो गया आपका 66 और 22 66 और 22 हो गया 76 86 88 और 20 108 और 108 और 22 108 और 22 हो गया आपका 130। कौन से ऑप्शन में है, ए में, तो ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। ये ABCD की जो पोजीशंस की वैल्यू होती है उनको बीच में सभी एक साथ याद नहीं होंगी शुरुआत में, तो बीच में इनको याद करो। जैसे कि तुम्हें पता है T20 होता है, T20 मैच होते हैं ना, अब ऐसे बोल दिया T20, तो ज़्यादातर तो सभी क्रिकेट खेलते हैं T20, तो इसको भूलोगे नहीं यहाँ पे ना, T20 हो गया। और एक जैसे एच बनाते हैं, ये एच बनाया हमने, तो इसके लिए क्या करना है 8 बन गया है ना, ऐसे ये हो गया। एक आ तो 1 होता ही है, ये तो याद रह जाएगा। और जेड सबसे लास्ट में होता है तो वो 26 होता है, उसके पहले क्या होता है बाई होता है तो 25, और 20 सेकंड होता है, तो इनको तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जैसे तुम्हें T21 का पता चल गया, फिर आता है टी के साइड में क्या होता है, एक साइड में होता है एस, एक में होता है यू, तो जैसे एस आ गया तो एस कहाँ पे आता है, एस आता है टी के साइड में, तो क्या हो जाएगा 19, टी से पहले आता है। फिर उसके बाद क्या आता है यू, तो वो 21, ऐसे बीच में याद हो जाएंगे ना, तो वो धीरे धीरे आ जाएंगे। अब ऐसे जे है तो किसी लड़के का नाम है जतिन, ठीक है, जे और 10, तो ये हो गया क्या जे का 10, ऐसे याद रख सकते हो। और के का 11 है, अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो आपको ध्यान रह जाएगा किंग्स 11 पंजाब जो टीम थी ना, अभी भी है पंजाब की टीम, तो उसका नाम क्या था किंग्स 11, तो के साथ 11, ऐसे ये आ जाएगा। ऐसे अपने अकॉर्डिंग भी आप बना सकते हो, तो मुश्किल से आप बना लो 6 या 7 के बना लो बीच में, फिर उन्हीं से सब निकल जाते हैं। और कहाँ पे जाके हाफ कहाँ पे होता है एम पे, तो इसका याद रह जाएगा आपको, ठीक है। जो बीच में आता है एम और एन, एम आता है 13 पे, और उसके बाद एन आता है 14 पे, और जो बिल्कुल गोल है वो क्या है 15 कहाँ बैठता है गोल के अंदर, यानी ओ के अंदर,
15 आ जाएगा। तो ये ऐसे याद रह जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ऐसे करके आपको ये याद करने सभी। अगर ये याद नहीं होंगे तो रीजनिंग इनके बिना नहीं हो सकती। और ऐसे लिख लिख के वहाँ पे करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इतना टाइम नहीं होता है पेपर के अंदर। वैसे पुलिस के पेपर के अंदर काफ़ी सफिशिएंट टाइम रहता है, तो आप कोशिश करना कि जैसे पेपर स्टार्ट हो ना, उससे उसके जस्ट बाद पेपर, अगर आपको रफ कॉपी मिलती है, ऑनलाइन होता है तो एक कागज़ दिया जाता है, उसके पीछे लिख लो इनको पहले ही ABCD करके जेड तक उनकी पोजीशंस लिख दो फटाफट से, है ना। और अगर ऑफलाइन होता है तो पेपर के जो पीछे रफ्तार का पेज रहता है उस पर लिख दो फटाफट से, और जैसे क्वेश्चन आए वहाँ पे देखो और सॉल्व करो, ठीक है ना। ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लड रिलेशन का, यानी कि इसमें संबंध दर्शाना है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझो और फिर सॉल्व करने की कोशिश करना, उसके बाद मैं कराऊंगा। एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर, एक तस्वीर बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। मान लो ये तस्वीर है किसी की, ये तुम्हारी तस्वीर है, मान लो ये तुम हो, ठीक है। एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए नेहा, यहाँ पे नेहा बना दी हमने, ये हो गई नेहा। नेहा ने कहा कि उसकी बहन, यानी जो तस्वीर में जो इंसान है उसकी बहन, तो भाई बहन वो आते हैं बिल्कुल साइड में, उसकी बहन, ये बहन बना दी, ठीक है। उसकी बहन का भाई, का भाई, अब ये बहन का भाई तो ये भी हो सकता है या फिर दूसरा भी हो सकता है, अभी क्लियर हो जाएगा। एक भाई और बना लो आप, का भाई मेरे ससुर, यानी जो आदमी है, ये जो भाई है वो मेरे ससुर का इकलौता पुत्र है। इकलौते का मतलब है यानी एक ही पुत्र है उसका। तो ये जो भाई है यहाँ पे, ये इसका भाई यहाँ आ गया, यानी यही इंसान है वो भाई। और ये कौन है, ये इसके ससुर का, किसके ससुर का, नेहा के ससुर का इकलौता पुत्र है ये, ठीक है। तो फिर ये कौन हो गया, पुत्र का वो ससुर का इकलौता पुत्र कौन हो जाएगा, नेहा का पति। तो ऑप्शन में डी, पति है तो डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिर से किसका आया है, फिर से आया है ब्लड रिलेशन का। तो उसमें क्या दे रखा है उन्होंने, @ दे दिया है, उसका मतलब है M N का पुत्र है, M*N का मतलब है N M की बहन है, M/N का मतलब है M N के पिता हैं, $N का मतलब है N M का भाई है। फिर एक समीकरण बना दिया पूरा ये, और इसमें पूछा A का E से क्या संबंध है, ये ऑप्शन दे दिए। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो पहले A @ B, यानी @ का मतलब क्या है, पुत्र, यानी कि M N का पुत्र है, तो यहाँ पे A B का पुत्र है, यानी कि A B का पुत्र है। नीचे A लिख लिया, पुत्र है तो प्लस का निशान लगा देंगे यहाँ पे, और बड़ा बना देता हूँ इसको। A इसका मतलब हो गया पुत्र, ठीक है। तो A जो है वो पुत्र है किसका, B का। तो जो पुत्र होते हैं, जो बच्चे होते हैं वो नीचे आते हैं, ये जो समीकरण बनाते हैं ब्लड रिलेशन का। और जो पेरेंट्स होते हैं जैसे बुआ हो गया, चाचा हो गया, और आपके पिता हो गए, दादाजी हो गए, वो ऊपर की साइड में आते हैं। जो बच्चे होते हैं उनको नीचे रिप्रेजेंट करते हैं, और प्लस लगाएंगे हम मेल के लिए और माइनस लगाएंगे फीमेल के लिए, ठीक है। तो A पुत्र है B का, A प्लस पुत्र है B का, B $S, डॉलर का मतलब है यहाँ पे N M का भाई है, तो यानी कि B और C आपस में क्या हो जाएंगे, भाई। भाई, भाई को बिल्कुल समांतर में लिख लेंगे, समानांतर में, ये दोनों भाई भाई हो गए, है ना, प्लस कर दिया। फिर उसके बाद कह रहा है C/D, ऑब्लिक का मतलब यहाँ पे M N के पिता हैं, तो यानी कि C जो है D का पिता हो जाएगा। यहाँ पे एक D आ गया और जो C है वो इसका पिता हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, D*, स्टार का मतलब है N M की बहन है, तो यानी कि जो E है वो D की बहन हो जाएगी। यहाँ पे E लिखा हमने, माइनस ये इसकी बहन हो गई D की, ठीक है। ये दोनों आपस में भाई भाई हो गए B और C, और A E और D ये इनके बच्चे हो गए। अब उसने क्या कोई पूछा है कि A का E से क्या संबंध है, तो A का E से क्या संबंध हो जाएगा, चचेरे भाई का। ये दोनों आपस में भाई भाई हो गए B और C, और उनके बच्चे आपस में क्या हो जाएंगे, चचेरे भाई बहन। तो A का E से क्या संबंध हो जाएगा, चचेरे भाई का। तो ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, चचेरा भाई। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग से सवाल होते हैं डायरेक्शन निकालने वाले। ये तो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है, खुद से निकालने की कोशिश करना। क्वेश्चन दे रखा है, इसी खेल के मैदान में रमन शीतल के दक्षिण में खड़ा है, रेशमा शीतल के पूर्व में खड़ी है, रमन रेशमा से किस दिशा में खड़ा है। 4 उसने डायरेक्शन दे दिए हैं और तुम्हें चूज़ करना है कि रमन जो है रेशमा से किस दिशा में खड़ा है। तो सबसे पहले इसमें डायरेक्शन हमेशा जो उत्तर डायरेक्शन है यानी कि नॉर्थ है उसको हम चूज़ करते हैं ऊपर की साइड में, हमेशा मैप में भी यही रहता है। तो ऐसे करके अगर आपने मैप को अगर अच्छे से देखा हो तो उसके कॉर्नर में भी ऐसे बना रहता है और ऐसे लिखा रहता है ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे दक्षिण,
और राइट साइड में पूरब, वही आ गया आपका राजस्थान पश्चिम में। ठीक है मेरे भाइयों, अब क्वेश्चन को पढ़ो और इसको बनाने की कोशिश करते हैं। किसी खेल के मैदान में रमन, तो कहीं भी रमन लिख लेंगे हम बीच में, ये लिख लिया हमने रमन। शीतल के दक्षिण में खड़ा है। अब शीतल को हम कहाँ लिखेंगे जब रमन उसके दक्षिण में आएगा, तो दक्षिण होता है नीचे, ठीक है, तो ये नीचे होगा तो शीतल उसके ऊपर आ जाएगी यहाँ पे। रमन शीतल के दक्षिण में खड़ा है। ठीक है भैया, रमन को खड़ा कर दिया शीतल के दक्षिण में। अब दूसरे सेंटेंस में क्या कह रहा है वो, कि रेशमा शीतल के पूरब में खड़ी है। रेशमा शीतल के पूरब में खड़ी है। पूरब किधर होगा, देखो इधर राइट साइड में, तो इधर से ऐसे तीर बना देंगे और यहाँ पे खड़ा कर देंगे किसको, रेशमा मौसी को। ठीक है मेरे भाई, किसी की मौसी को तो बुरा मत मानना, एक्चुअली मेरी मौसी है रेशमा। अब उसके बाद में आता है, क्या पूछ रहा है कि रमन रेशमा से किस दिशा में खड़ा है। ये हो गया रमन अपना, और ये हो गई रेशमा मौसी। तो ये किस दिशा में खड़ा है, तो इधर से ऐसे लाइन खींच देंगे सीधी, और ऐसी की ऐसी लाइन खींच देंगे यहाँ पे। तो कहाँ आ गया ये तीर अपना, पश्चिम और दक्षिण के बीच में। तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, दक्षिण से पश्चिम, दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन हो जाएगी। ऑप्शन हो जाएगा अपना सी ऑप्शन यहाँ पे भाई मेरे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन की लेंथ देख के डरना मत, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, डायरेक्शन का है। ठीक है, तो पहले वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है, और सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं कराता हूँ आपको। देखो, पढ़ता जाऊँगा साथ ही साथ में सॉल्व करता जाऊँगा, आप भी करते रहना। मंजुला अपनी सहेली सुषमा से मिलने के लिए, तो यहाँ पे मान लो ये है मंजुला, एम बना दो। मंजुला अपनी सहेली सुषमा से मिलने के लिए घर से निकलती है। वह अपने घर से उत्तर दिशा में 50 मीटर पैदल चलती है। तो पहले 50 मीटर इसको उत्तर दिशा में चला देंगे। उत्तर दिशा ऊपर की तरफ ही होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, ऐसी डायरेक्शन रहती है, अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 60 मीटर पैदल चली। बाईं ओर किधर होगा इसका, ऐसे चल रही है तो इधर लेफ्ट साइड में कितना चली, 60 मीटर, ठीक है, 60 मीटर पैदल चली। फिर वह दक्षिण दिशा में मुड़कर 20 मीटर पैदल चली। यहाँ से दक्षिण दिशा नीचे की तरफ कितना चली, 20 मीटर, ठीक है, और वहाँ से बाएं मुड़ते हुए चौराहे पर पहुँचने के लिए 45 मीटर पैदल चली। यहाँ से ये बाएं मुड़ती है, अब ऐसे चल रही नीचे की तरफ, ऐसे चल रही बिल्कुल, तो बायां इस साइड में इधर कितना चली, 45 मीटर। ये 60 मीटर तक 45 हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। चौराहे से वह अपने दाएं मुड़कर 20 मीटर तक पैदल चली। अब ऐसे चल रही तो इसका दाएं किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ, कितना चली, 20 मीटर, ठीक है। ये है 50, तो ये समथिंग यहाँ पे ऐसे यहाँ पे आ गई 20 और 20 40 यहाँ पे आ गई, ठीक है। 20 मीटर तक पैदल चली। अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ी, ऐसे नीचे की तरफ ऐसे चल रही है, यूँ बाई कैसे मुड़ेगी, इधर यूँ बाईं ओर मुड़ी, और सुषमा के घर पहुंचने के लिए 40 मीटर पैदल चली। 40 मीटर और पैदल चलती है। 45 इधर पहले चली, 60 में से बचा 15, 40 कितना हो जाएगा, 15 प्लस 25, ठीक है। तो ये आ गया सुषमा का घर, ये है मंजुला का घर और ये है सुषमा का घर। ये बना दो घर भाई, ये बन गया घर, ठीक है। लो गेट भी लगा दिया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसका घर सुषमा के घर से किस दिशा में है। सुषमा के घर से, ना कि मंजुला के घर से, सुषमा के घर से किस दिशा में है। ये है सुषमा का घर और ये है मंजुला का घर, किस दिशा में है, ये तीर बना दे भाई मेरा यहाँ पे। कौन सी दिशा आ गई ये, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, डी ऑप्शन। ये डायरेक्शन वाले सवाल काफ़ी इजी रहते हैं, थोड़े लेंदी तो रहते हैं पढ़ने में, लेकिन काफ़ी इजी रहते हैं, तो इसको स्किप मत करना, बिल्कुल करेक्ट जाते हैं क्वेश्चन। एक बार पढ़ लो और साथ ही साथ बनाते जाओ। क्वेश्चन नंबर 12, बड़ा ही प्यारा सा सवाल है, लेंथ काफ़ी ज़्यादा है लेकिन है बहुत ईजी। ऐसे क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी। उसने कंडीशन दे रखी है कि कोई विद्यार्थी है जो कि MBA में प्रवेश लेने के लिए 4 कंडीशन दे रखी हैं, इनको क्वालिफाई करेगा तभी उसको MBA के अंदर प्रवेश मिलेगा। ध्यान से सुनना। तो पहली कंडीशन क्या है कि स्नातक में उसके 75% हो, तो कन्फर्म है बिल्कुल, ठीक है। अगर 75% नहीं हो तो उसके राष्ट्रीय स्तर के खेलों में उसने भाग लिया हो, तो इस पर वो विचार कर सकते हैं, ठीक है। या तो 75% हो तो कन्फर्म, और राष्ट्रीय स्तर के खेलों में भाग लिया हो तो विचार कर सकते हैं। पहली कंडीशन तो ये हो गई। अरे माइक क्यों गिर रहा है भाई, ये भी रूठ रहा है। तो पहली कंडीशन क्या थी कि स्नातक में मिनिमम 75% होना चाहिए, या फिर राष्ट्रीय स्तर के खेलों में उसने भाग लिया हो, ये विचाराधीन, ये कन्फर्म। दूसरी, प्रवेश परीक्षाओं में मिनिमम
50% अंक हासिल किए हों। तीसरी, उसकी जो एज है वो होनी चाहिए 21 ईयर। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 21 ईयर। 1 जून 2021 तक उसकी एज, ये मिनिमम है या मैक्सिमम है, ये एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। तो यह है न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है ना। और डी है वो भारतीय नागरिक हो या फिर 5 साल से भारत में रह रहा हो। अगर भारतीय नागरिक है तो कन्फर्म, और अगर 5 वर्ष से रह रहा है इंडिया में तो फिर विचाराधीन। अब देखते हैं, अब उसने रोहन दे दिया और उसकी ये कंडीशन बता दी, तो आप खुद से विचार करना। पहले दिया उसने कि एज 25 साल है, तो इस कंडीशन को फुलफ़िल कर गया, वो कर गया ना। 21 मांगी थी, 25 हो गई तो फुलफ़िल कर गया। दूसरा दिया उसने स्नातक में है उसके 80% मार्क्स, मांगे थे 75%, तो ये भी हो गया। इस वाले से कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसके 75 से ज़्यादा हैं, 80% है, तो फर्स्ट और थर्ड ये कन्फर्म हो गया। अब है प्रवेश परीक्षा, 75% मार्क्स उसने पास करी है, मांगी कितनी थी? 50%। लड़का होशियार है, 75 ले आया, ठीक है ना। तो यह भी फुलफिल हो गया। आगे उसने कुछ नहीं दे रखा, तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है इसके बारे में पता नहीं है कि वो भारतीय नागरिक है या नहीं है, या 5 साल से इंडिया में रह रहा है कि नहीं रह रहा है, इसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया। अब देखो आपके ऑप्शन, चयन होगा नहीं कह सकते, चयन नहीं होगा नहीं कह सकते, विचार किया जाएगा नहीं कह सकते, आंकड़े अपर्याप्त हैं। तो आंकड़े अपर्याप्त हैं क्योंकि जो चौथी कंडीशन थी उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, आंकड़े अपर्याप्त। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी बिल्कुल वैसा ही कि वैसा है। कुछ कंडीशंस दे रखी हैं उसने, किसी पोस्ट के लिए किसी को हायर कर रहे हैं तो कंडीशंस दे रखी है कि ये कंडीशंस होनी चाहिए फुलफिल, उसके बाद उसको हायर कर लिया जाएगा। और एक समीर है, उसकी कंडीशन दे दिए कि वो इतना ग्रेजुएट है, ये है। तो पहले कंडीशन देखते हैं, ठीक है। तो कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए? XYZ एग्रो लिमिटेड है, इसमें किसी पद पे चयनित होने के लिए ये कंडीशन दे रखी है कि वाणिज्य में स्नातकोत्तर हो, ठीक है, या फिर ऑप्शन सी फुलफिल कर रखा हो। सी क्या है? MBA कर रखा हो उसने लेखा या वित्त में। बी है 1 जनवरी 2021 को 21 से 40 वर्ष के बीच उसकी एज होनी चाहिए। और डी है ए और डी, डी नहीं ए और सी फुलफिल करेगा तो उसको साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और ई है साक्षात्कार में मिनिमम 50% अंक आने चाहिए उसके, ठीक है ना। और एफ है कि जो ओवरऑल उसका प्रोसेस रहे उसमें उसको ग्रेड बी या फिर उससे ऊपर मिले। ये कंडीशन दे रखी है। बहुत ही ईजी सा सवाल था। अब देखो उसने बताया कि एक समीर नाम का लड़का है, वाणिज्य में उसके स्नातकोत्तर कर रखा है, तो ठीक है, वाणिज्य में तो ये तो फुलफिल कर दिया उसने। वाणिज्य में स्नातकोत्तर यानी कि मास्टर्स डिग्री मांगी थी तो वो तो फुलफिल कर दिया। दूसरा साक्षात्कार में उसने 70% मार्क्स हासिल किए, मांगे कितने थे? 50%। चलो ठीक है भैया, ये भी उसने फुलफिल कर दिया। अब कह रहा है कि 31 जुलाई 2010 को उसकी एज है 35 वर्ष। अब यहाँ पे इसने सवाल को घुमाया कैसे कि एज उसकी दी है 35 वर्ष, लेकिन कब दी है? 31 जुलाई 2010 को। और कंडीशन क्या रखी थी उसने? एज के लिए कंडीशन रखी थी 1 जनवरी 2021 को 21 से 40 के बीच में होनी चाहिए। अब 2010 में ही उसकी 35 वर्ष है, तो 2021 तक 10-11 साल और बढ़ा दो तो कितनी पहुंच जाएगी? 35 और 10 भी जोड़ रहे हो तो 45 जा रही है। और मिनिमम कंडीशन क्या है? 40 वर्ष। तो लड़का बाहर, सिलेक्शन नहीं होगा, ऑवरेज हो गया। अब ऑप्शन क्या क्या थे? भविष्य काल में उसको रखा जाएगा, नो। चयन होगा, नहीं होगा। चयन नहीं होगा, नहीं होगा। डी ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। चयन क्यों नहीं हो गया? क्यों नहीं होगा? क्योंकि लड़का हो गया ऑवरेज। तुम भी पढ़ाई कर लो अच्छे से, नहीं तो ऑवरेज हो जाओगे बाद में तो फॉर्म भी नहीं भर पाया करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा लॉजिकल सा सवाल है। इसमें क्या है? 3 साक्षात्कारकर्ता ले रखे हैं, XYZ जो इंटरव्यू लेते हैं वो, और 3 अभ्यर्थी दे रखे हैं ABC, और 6 कंडीशन दे रखी हैं और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। और ऑप्शन में ये पूछा है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो कंडीशन पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कौन सा ऑप्शन अपना सही है। पहली कंडीशन है 2 A को वोट करते हैं, जो 2 साक्षात्कारकर्ता इन तीनों में से वो A को वोट करते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, 2 लगा लेंगे राइट के निशान और 1 लगा देंगे क्रॉस का निशान। अभी हमको नहीं पता कि ये 2 X और Y ने किया है इसको वोट या Y और Z ने किया है, ठीक है। तो 2 तो लगा लिए राइट के निशान और 1 लगा दिया क्रॉस का निशान। अब आगे की कंडीशन देखो, आगे की कंडीशन क्या कहती है? ये हमने कर दिया, 1 B को वोट करता है, 1 B को करता है, तो 2 नहीं करेंगे, फिर 1 कर रहा है तो 2 नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। अभी हमको नहीं पता है कि ये 1 किसने किया है, बस हमने वहाँ पे लिख दिया।
तीसरी कंडीशन है एक सी को वोट करता है, एक सी को करता है, दो नहीं करते, तो इसका मतलब, ठीक है ना। अब ये 3 कंडीशन हो गई। 3 कंडीशन और दे रखी क्या, कि एक्स ने ए के पक्ष में वोट किया, जो एक्स है उसने ए के पक्ष में वोट किया, तो इनमें से ये जो कंडीशन है ये एकदम सत्य हो गई, तो इसको हम कर देंगे गोला बना देंगे इसके अंदर, ठीक है, गोला बना देंगे इसके अंदर। अब है नेक्स्ट कंडीशन क्या है, बाई ने ए एंड सी के विरुद्ध वोट किया, जो बाई है उसने ए के विरुद्ध वोट किया और सी के विरुद्ध वोट किया, तो सी के लिए क्रॉस लगा रखा है तो इसको गोला बना देंगे, ये सत्य हो गया। और बाई ने ए के विरुद्ध भी वोट किया, यानी कि ये जो क्रॉस वाला है वो आ जाएगा यहाँ पे और राइट वाला आ जाएगा यहाँ पे, और इसको भी गोला बना देंगे। ये जो गोला बन रहे हैं वो बिल्कुल ट्रुथ है, ये मान के चलो, है ना। जेड ने सी के विरुद्ध वोट किया, जेड ने सी के विरुद्ध वोट किया, क्रॉस लगा हुआ है, इसको बना दो गोला, ठीक है। अब जिसमें गोले बन गए वो तो बात सत्य है बिल्कुल, और जहाँ पे गोले नहीं बने वो सत्य नहीं है। अब देखो पहला ऑप्शन क्या है, बाई ने बी के विरुद्ध वोट किया, ऑप्शन देख रहे हैं आपको, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ मैं, आप देखेंगे आपको ऑप्शन। बी ने बाई के विरुद्ध वोट किया, सॉरी बाई ने बी के विरुद्ध वोट किया, बाई ने बी के विरुद्ध वोट किया, यहाँ पे क्रॉस तो लगाए लेकिन कंफर्म नहीं कह सकते, ये भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि ये गोले में नहीं है। अब दूसरी कंडीशन है, जेड ए के पक्ष में लेकिन सी के विरुद्ध वोट करता है, जेड ए के पक्ष में, जेड ए के पक्ष में, इन दोनों में गोला है तो बचाइए, ये भी गोला हो जाएगा, ये तो एक्सचेंज हो नहीं सकता, तो जेड ए के पक्ष में करेगा, ये बात सही होगी दूसरी कंडीशन, लेकिन सी के विरुद्ध, और सी के विरुद्ध ये भी गोला लगा हुआ है, ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन हो गया सही। हमारा उत्तर तो यही निकल आया, लेकिन बाकी के 2 ऑप्शन और हैं उनको भी चेक कर लेते हैं। क्या कंडीशन है, एक्स ए के विरुद्ध वोट करता है, एक्स ए के विरुद्ध वोट करता है, पहले से राइट लगा हुआ है तो गलत हो गया। जेड डी के विरुद्ध वोट करता है, जेड डी के विरुद्ध, डी कहाँ से आ गया इसमें, सी होगा ये, सी है कि क्या, 1 मिनट रुको, जेड बी के विरुद्ध वोट करता है, डी नहीं है भाई मेरे, इसको बी कर लो यहाँ पे, जेड बी के विरुद्ध वोट करता है, गोला नहीं लगाए तो हम नहीं कह सकते करता है कि नहीं करता है, तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल एकदम राइट हो गया। पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कथन और निष्कर्ष का, 2 कथन दे रखे हैं, उसके बाद निष्कर्ष दे रखे हैं। हमको ये देखना है कि कौन से कथन जो है अनुसरण करते हैं। तो पहले पढ़ते हैं हम कथन को, किसी देश की जनसंख्या में वृद्धि वहाँ के नीति निर्माताओं के लिए एक बड़ी चुनौती है, ठीक है, ये दे दिया कथन। निष्कर्ष फर्स्ट दिया उसने, एक निश्चित समय के बाद उस देश की जनसंख्या घटेगी, इसमें तो कहीं नहीं दे रखा कि निश्चित समय के बाद उस देश की जनसंख्या घटेगी, नहीं दे रखा ना, तो पहला वाला हो गया गलत। दूसरा देखो, बढ़ती जनसंख्या का देश में संसाधनों की उपलब्धता पर प्रभाव पड़ेगा, सही बात है, जनसंख्या बढ़ेगी तो संसाधन भी ज़्यादा चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। मान लो कोई छोटा देश है, श्रीलंका है, ठीक है, वहाँ पे बसेस और ट्रेन की जो संख्या है वो कम चाहिए, और एक अपना इंडिया जहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो यहाँ पे बसेस भी ज़्यादा चाहिए, जनसंख्या भी ज़्यादा चाहिए, संसाधन की बात करें तो खाने के लिए अनाज भी ज़्यादा चाहिए, या कोई भी चीज़ ले लो, जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतना ज़्यादा संसाधन हमें चाहिए। तो जो दूसरा कथन है वो निष्कर्ष है, बढ़ती जनसंख्या का देश में संसाधनों की उपलब्धता पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शंस, केवल फर्स्ट अनुसरण करेगा, फर्स्ट तो अनुसरण कर ही नहीं रहा, गलत हो गया। केवल सेकंड अनुसरण करेगा, बिल्कुल सही बात है, सेकंड अनुसरण करेगा। या तो फर्स्ट या सेकंड, नहीं ओनली सेकंड। डी, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड, नो। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसमें, अपना ऑप्शन सही हो गया इसमें बी, केवल सेकंड जो निष्कर्ष है वो ही कथन का अनुसरण करेगा। इसमें भी कथन दे रखा है एक, और पूर्वानुमान दे रखे हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। कथन दे रखा है, उत्पादकता यानी कि जो प्रोडक्शन होता है में वृद्धि के लिए, यानी बढ़ाने के लिए, उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक सप्ताह 5 दिन कार्य करने की नीति अपनाएं। यानी कि प्रोडक्शन ज़्यादा करवाना है या उत्पादकता ज़्यादा करवानी है किसी भी कंपनी में या फिर कहीं भी, तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उनमें से 5 दिन कार्य करने की नीति अपनाएं, ठीक है। अब पूर्वानुमान क्या क्या हैं, 2 पूर्वानुमान दे रखे हैं, हमको ये देखना है कि कौन सा इसमें से सही है कौन सा गलत है, दोनों सही है या दोनों गलत है, ठीक है। पहला है, उत्पादकता प्रत्यक्ष रूप से सप्ताह में दिनों की संख्या से जुड़ी होती है, सही है कि नहीं है बताओ, सही है। कैसे, क्योंकि दिनों की संख्या उसने कथन में
दे रखी है, यानी कि इस बात को उसने डिस्कस कर रखा है। तो पहला हो जाएगा सही, फर्स्ट कथन सही हो गया। दूसरा है लोग सप्ताह प्रणाली में 6 कार्य दिवसों में कड़ा परिश्रम नहीं करते हैं। अब कड़ा परिश्रम के लिए उसने नहीं बोला, कड़ा परिश्रम करने की बात उसने नहीं करी। उसने बात करी है किस बात की, कि उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए प्रत्येक सप्ताह 5 दिन कार्य करने की नीति अपनाएं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा सही और सेकंड ऑप्शन हो जाएगा गलत। केवल फर्स्ट यस, केवल सेकंड नो, फर्स्ट या सेकंड नो, डी ना फर्स्ट ना सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17 फिर से कथन और पूर्वानुमान का है, देखते हैं। कथन दे रखा है उसने, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी दूसरे पेशेवर की तुलना में अधिक नौकरियां बदलता है। ठीक है, ये कथन दे रखा है और पूर्वानुमान दे रखे हैं उसने। फर्स्ट दे रखा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर अधिक लालची होते हैं। अब नौकरी तो बदलता है, लेकिन ये नहीं दे रखा उसने कि वो लालची होते हैं, पैसों के लिए नौकरी बदलते हैं, ऐसा तो नहीं दे रखा, तो फर्स्ट हो गया गलत। दूसरा, किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कार्य अपेक्षाएं अधिक चुनौतीपूर्ण होती हैं, और उसने ये भी नहीं दे रखा कथन में, तो एक्चुअल भले ही होती हैं, दुनिया में क्या हो रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए जो कथन दे रखा है वो ही हम मानेंगे। अगर कथन में दे दिया कि सूर्य धरती में से नीचे से निकल के आता है, पूर्व दिशा से नहीं निकलता, तो हम यही मानेंगे धरती में से नीचे से निकल के आता है। ठीक है, हमें कथन पे फोकस करना है, ना कि एक्चुअलिटी में क्या होता है उसको नहीं देखेंगे। सेकंड है, किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कार्य अपेक्षाएं अधिक चुनौतीपूर्ण होती हैं, कथन में दे रखा है, कहीं नहीं दे रखा, तो सेकंड भी फुलफिल नहीं करेगा। ठीक है, यह भी पूर्वानुमान गलत हो गया। तो ऑप्शन देखो, केवल फर्स्ट नो, केवल सेकंड नो, फर्स्ट या सेकंड नो, ना तो फर्स्ट ना सेकंड यस, तो डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इसमें दे रखा है अर्थ EARTH, इसी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है हर्ट, HEART। और उसने 4 ऑप्शन दे दिए, तो ये जो युग्म दे रखा है इससे जुड़ता हुआ कौन सा है, बिल्कुल उसी आधार पे ये जो युग्म बनाया गया है, ये जो पेयर बनाया गया है वो कौन सा है। तो सबसे पहले हमको ये फाउंड आउट करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या लॉजिक लगा के ये दूसरे शब्द को बना रहा है। अब ये देखो, अर्थ में से बनाया इसने हर्ट को, तो HEART, यानी कि इसने जो भी शब्द यहाँ पे यूज़ करे हैं, जो भी शब्द यूज़ करे हैं वो जो पहला शब्द दे रखा है उसी में से कर रहे हैं, जो भी लेटर यूज़ करे हैं पहले शब्द में से दे रखे हैं। क्योंकि देखो H इसमें है, E इसमें है, A इसके अंदर है, R भी है, T भी है, पाँचों के पाँचों लेटर उसमें पहले से हैं। अब देखो डर्थ में है क्या, डर्थ का बनाया बर्थ, तो बी तो इसमें पूरे में है नहीं, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है डीप का बीप, डीप से बीप बनाए, तो बी इसमें है क्या, बी इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। टैप से बनाया है पार्ट, P है, A है, R है, T है, तो सी ऑप्शन भी फुलफिल कर रहा है। लेकिन डी को भी चेक करेंगे क्या लॉजिक वहाँ तो काम नहीं कर रहा। ग्लोबल से बनाया है लोकल, L है, O है, सी इसके अंदर नहीं है, तो ये हो गया गलत। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही 19 से 2 शब्द दे रखे हैं, एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं वो ऑप्शन में से फाउंड आउट करना है, जैसा ऑप्शन उनसे जुड़ा हुआ हो। अनिंद्रा रोग निंद्रा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ऑप्शंस में देखो कि कौन सा किससे जुड़ा हुआ है। बैक्टीरिया वैक्सीन से जुड़ा हुआ है, नो। पैरासाइट मलेरिया से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल उसी आधार पे नो। हकलाहट भाषण से जुड़ा हुआ है, हकलाहट एक क्या है, प्रॉब्लम है, किसके दौरान, भाषण के दौरान। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो अनिंद्रा रोग एक प्रॉब्लम है, किस चीज़ के, निंद्रा के लिए, तो हकलाहट भी प्रॉब्लम है किसके लिए, भाषण के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा। स्मृति भ्रंश एक प्रॉब्लम है क्या, ध्यान भूल जाना किसी चीज़ों का, ये क्या, ये टहलने से संबंधित है क्या, नहीं है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ओनली सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम 20। अब इसमें 4 कंडीशन दे रखी है, इसमें से बताना है कि कौन सा डिफरेंस है। ठीक है, पहला दे रखा है B/A/W/D, इसमें इसने क्या किया है देखो आप ध्यान से, B अपोजिट होता है, विपरीत शब्द होता है बाई का, कैसे, जैसे अभी बताया था मैंने, एक क्वेश्चन और आया था ABCDEFGHIJKLM, फिर यहाँ से लिखते हैं NMOPQRSTUVWXYZ, क्या छूट गया, ABCDEFGHIJKLM, ये इसका क्या रह रहा है भाई, ABCDEFGHIJKLMNO रह रहा है ओ। ठीक है, ऐसे इधर खिसक जाएगा ये, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब देखो बी के साथ
वाई आता है, और लास्ट में इनको देखो डब्ल्यू के साथ डी आता है, डब्ल्यू के साथ डी आता है, ये उधर ओ छूट गया था इस वजह से हो रहा है ना। तो ऐसे कर करके ये सभी अपोजिट आ रखे हैं, कहाँ कहाँ पे, के के साथ पी आता है, के के साथ पी आता है यहाँ पे, और टी के साथ जी आता है, टी के साथ क्या आता है, जी, टी के साथ जी आता है। ऐसे कर करके ये आगे के और पीछे के, आगे के और पीछे के दोनों विपरीत शब्दों का जोड़ा दे रखा है, एक तरह से युग्म दे रखा है। लेकिन जो डी ऑप्शन है ना, इसमें सी के साथ एक्स तो आएगा ठीक है, लेकिन जो पी के साथ है वो बी नहीं आएगा, तो जो डी ऑप्शन है वो हो जाएगा यहाँ पे। तो ये एक सीरीज दे रखी है और ये ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास 4, ये ऑप्शन हमको इसमें फिल करने हैं जिससे कि एक पैटर्न बन जाए, पुनरावृत्ति हो जाए पैटर्न की। ऐसे क्वेश्चंस में ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि काउंट कर लेते हैं कितने लेटर की सीरीज दे रखी है, फिर उसके बाद में उसको डिवाइड कर देंगे। अगर जैसे कि 20 की है तो 4 4 के में डिवाइड करके देख लेंगे, या फिर 5 5 के में डिवाइड करके देख लेंगे। और मान लो अगर है वो 16 की तो 4 4 में कर दो, 12 की तो 3 3 में भी कर सकते हो। जैसे कि ये 20 की है तो 5 इंटू 4, या तो 4 4 के बना लो या 5 5 के, इनका एक पैटर्न बना लेंगे। तो हम 5 5 का करके देखते हैं, मोस्टली 5 5 में हो जाता है। तो फर्स्ट के 5, 1 2 3 4 5 यहाँ तक ये लिख दिए, फिर बाकी के 5 उसके नीचे लिख दिए, फिर बाकी के 5 उसके नीचे लिख दिए, और बाकी के 5 यहाँ लिख दिए। अब देखो इसमें आ रहा है ए, तो ए कौन से में आ रहा है, ए सभी में आ रहा है इनमें से, ठीक है। फिर दूसरे में आ रहा है बी, तो यहाँ पे तो ए आ गया, दूसरे में बी आ रहा है तो इधर खाली लेंगे ए, इसमें सी आ रहा है तो यहाँ सी आ जाएगा। सी किस में है, एक तो इसमें है नहीं तो ये तो गया, इसमें है, इसमें है, इसमें है। फिर तीसरा आ रहा है ए, तो यहाँ ए आ जाएगा, इसमें ए है नहीं ये गया, इसमें ए है और इसमें भी ए है, ठीक है। यहाँ तक दोनों कॉमन है ये। अब चौथा खाली है यहाँ पर, इसमें भी ए आएगा, तो चौथा में ए इसमें है तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है। ए यहाँ पे ए आ जाएगा जो कि ए है, यहाँ पे सी आ जाएगा, ए सी ए, फिर उसके बाद ए, एक ये यहाँ पे आ गया, और ये सी आ गया, और लास्ट में यहाँ पे बी आ रहा है, बी आ गया, यहाँ पे ए आ रहा है तो ए आ गया, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी सीरीज़ का दे रखा है। अब यहाँ पे सबसे पहले काउंट कर लेंगे कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 दे रखे हैं, ठीक है। तो जो ऑड के आते हैं उसमें सम की सीरीज नहीं बनती है, तो इसमें हम फिल करके देखेंगे ऑप्शन में से पहले। तो पहले एम आ रहा है, एम फिल कर लेंगे, दूसरा एन आ रहा है, एन फिल कर लिया, तीसरा एम आ रहा है, एम, फिर से एम, फिर से एम, फिर एन, फिर एम, और फिर उसके बाद एम। तो देखते हैं कोई सीरीज़ बन रही है क्या। एन एम एम एन एम पी, यहाँ से पी एन एम एम एन एम, यहाँ से यहाँ तक फिर पुनरावृत्ति हुई पी की, पी एन एम एम एन एम, पी एन एम एम, और आगे तक और भी होता तो बन जाता, यानी कि इसमें पुनरावृत्ति हो रही है। लास्ट में एम एन एम एम एन, एम एन एम एम एन, यानी कि ये सीरीज़ और आगे से होती तो यहाँ पे पी होता तो यह सीरीज़ बनती, और आगे तक पी एन एम 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 एन एम। तो इसमें ऑप्शन से लगा देंगे, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसमें सही। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, इन्होंने एक सीरीज़ दे दी है, ये एक सीरीज़ दे दी पूरी। इसमें यह कह रहा है कि सीरीज़ के अर्धभाग से उसको उल्टा लिखा जाता है, सीरीज़ के अर्धभाग से उसको उल्टा लिखा जाता है। उसके बाद दाएं से छठे स्थान के बाएं 14वें स्थान पर इनमें से कौन सा अंक आएगा या कौन सा अक्षर आएगा। तो पहले ये काउंट करेंगे कि इसके अंदर टोटल शब्द कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो आधा कहाँ तक होगा, 11 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अर्धभाग को उल्टा लिखा, यानी इसको उल्टा लिखेंगे यहाँ से 6 4 E C
5 4 3 U 3 और U, ठीक है। और उसके आगे यही की यही कंटिन्यू हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं उसको भी, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। 3DR 4 5 कॉमा भी है इनके बीच में, S3 4 O 3 T। अब कह रहा है कि दाएं से छठे स्थान, दाएं से छठा स्थान कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, छठा स्थान ये हो गया S। फिर कह रहा है कि बाएं 14वें स्थान पर, अब इसके बाएं 14वें स्थान पर, तो इधर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14वें स्थान पर क्या आया, E। ये एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी काउंट करते हैं ना, जैसे बोलता है बाएं स्थान पर या फिर दाएं स्थान पर, तो जो खुद संख्या रहती है उसको काउंट मत करो कभी भी। जैसे कि इसने बोला था छठवें स्थान के बाएं 14वें स्थान पर, तो हमने काउंट कहाँ से स्टार्ट किया, 5 से, ना कि ऐसे से स्टार्ट किया, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, सी, ई, यानी सी ऑप्शन में जो ई दे रखा है वो हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें एक सीरीज दे रखी है और उसमें पूछा है कि जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो ऑप्शंस में से कौन सा आएगा। तो सीरीज देखो आप, 6 1 9 3 13 9 21 27 38 81 71 243 129, नेक्स्ट क्या आएगा, 387 729 611 792। लगाओ दिमाग। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे ये एक सीरीज का फॉर्मेशन हो रहा है, एक एक अक्षर छोड़ के ऐसे, ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ऐसे, क्या पैटर्न लग रहा है इसमें, 1 इंटू 3 किया इसने 3 आ गया, 3 इंटू 3 किया 9 आ गया, 9 इंटू 3 किया 27 आ गया, 27 इंटू 3 किया तो 81 आ गया, 81 इंटू 3 किया 243 आ गया, 243 इंटू 3 करेंगे तो आ जाएगा अपना 729, ठीक है। करके देखो, 243 इंटू 3, 3 तम्मा 9, 7 12 की 2 8 लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। एक समीकरण दे रखा है और ये कह रहा है कि कौन सी दो संख्याओं को परस्पर बदलना चाहिए जिससे कि यह समीकरण संतुलित हो जाए। पहला ऑप्शन दे रखा है उसने 4 और 5 को आपस में बदल के देखो, तो 4 और 5 को आपस में बदल के देखते हैं, 5 की जगह 4, यहाँ 4 की जगह 5 कर दिया इंटू 6, तो ये हो जाएगा 5/3 प्लस 4 इंटू 6, ये आ जाएगा 24, ये आएगा किसमें, दशमलव में, तो पहला ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है, पहला ऑप्शन होगा नहीं। और दूसरा करके देखो, 5 और 3 को आपस में बदलो, 8 - 4, 3 की जगह 5 प्लस 5 की जगह 3 इंटू 6, तो ये आ जाएगा 8 - 4/5 प्लस 36 18, ये भी किस में आएगा, दशमलव में, ठीक है, तो ये भी होगा नहीं, बी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब सी लेके देखो, 4 और 6 को आपस में बदल के देखते हैं, 8 - 6, 4 की जगह 6 भागिन तो 3, तो इसको बटे में ले जाओ, 3 को नीचे, प्लस 4 और 6 को बदला है ना, 5 इंटू 4, तो ये कट गया 2 बार, ठीक है, तो 8 - 2 पंचक 20, 20 और 8 कितने हो गए 28 -2 बराबर 26, 26 आ गया ना, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें उसने बोला था संख्याओं को बदलने के लिए समीकरण को संतुलित करना था, अब इसने दिमाग लगाया थोड़ा सा, वहाँ पे संख्या बदलवाई थी, यहाँ पे चिन्ह बदलवा रहा है, ठीक है, माइनस प्लस के। अब कह रहा है कौन से दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए जिससे कि ये समीकरण संतुलित हो जाए, ठीक है। तो अब देखते हैं, पहले उसने दे रखा है गुणा और प्लस को आपस में, मल्टीपल और प्लस को चेंज करके देखो, तो 7 - 3 वागन 7, प्लस की जगह मल्टीपल करना है 5 और मल्टीपल की जगह हमको प्लस करना है 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/7, 7 - 3/7 इंटू 5 प्लस 2। अब यहाँ पे देखो 5 × 15, 7 से कटेगा नहीं, तो ये आएगा दशमलव में, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा, ए ऑप्शन नहीं होगा, ए पे क्रॉस लगा देंगे।
दूसरे वाले को चेक करो, मल्टीपल को और माइनस को आपस में चेंज कर रखा है इसने। तो 7 इंटू 3 भागिंत 7 प्लस 5 माइनस मल्टीपल को माइनस में चेंज करना है 2, तो बराबर कितना आता है देखो, सॉल्व करो इसको। 7 इंटू 3 बटे 7 प्लस 5 माइनस 2, 7 से 7 गया अपने घर, ठीक है। अब कितना बचा 3 प्लस 5 माइनस 2, तो ये कितना हो गया 5 और 3 8 माइनस 2 बराबर 6 आ गया 6। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें क्या किया इसने, इसके अंदर एक समीकरण दे दिया एक तरह से 33% ऑफ 3001 प्लस ब्रैकेट में 1/5 ऑफ 1998, इसके बराबर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। ये दे दिए 4 ऑप्शन, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। सिंपल है, 33% को उठाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। ऑफ का मतलब होता है मल्टीपल, तो ये आ जाएगा 3001 प्लस की जगह प्लस, इसको ब्रैकेट को हटा देंगे 1/5 ऑफ की जगह मल्टीपल आ जाएगा 1998, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ से 100 को हटाएंगे तो 2 के बाद यहाँ पे दशमलव लग गया, ठीक है। और 5 से इसका भाग दे देंगे इसमें, 5 3 15 बचे 4 49, 5 9 45 बचे 4 48 और 5 9 सही दिया है क्या, 5 10 5 3 15 बचे 4 49 5 9 45 बचे 4 48 5 9 45 बचा 3 पॉइंट लगा 0 5 6 30 399.6 हो गया। तो ये आ गया 33 इंटू 30.01, 0 को लगभग में निकाल लेंगे क्योंकि दशमलव में कोई है नहीं, तो 0.1 इसको हटा देंगे प्लस 1 इंटू 399.6 है इसको, तो इसको लिख लेंगे 400 ही है लगभग, पूर्णांक में 400 लिख लेंगे इसको। अब इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 990 प्लस 400, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 4 13 1390, 1390। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां, इसमें वैन आरेख है, हमको आइडेंटिफाई करना है। 3 शब्द दे रखे हैं, कर्मचारी, प्रबंधक और महिला, यानी कि इनको अगर हम बनाएं तो किस तरह से बना सकते हैं। देखो कर्मचारी, ये कर्मचारी लिखा हमने, मान लो कर्मचारी बना दिया, ये जो एक समूह है ये कर्मचारियों का समूह है। फिर वो कहता है प्रबंधक, प्रबंधक, अब प्रबंधक कौन होता है, प्रबंधक एक कर्मचारी तो होता है ना, तो कर्मचारी के अंदर ही आ गया प्रबंधक। अब महिला, अब महिला प्रबंधक भी हो सकती है और कर्मचारी भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो फिर इस कंडीशन में इसको बनाएंगे ऐसे, ठीक है। अब इसमें देखो ऐसा कौन सा पैटर्न है, ये वाला, तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 29 फिर से वैन आरेख का है, इसमें क्या दिया है इसने, केला, फूल गोभी और फल के लिए कौन सा वैन आरेख यहाँ पे उचित रहेगा। तो केला के लिए मान लो हमने ये बनाया, उसके बाद फूल गोभी, तो केला फूल गोभी ये फल है ये सब्जी है, दोनों अलग हैं, तो इसके लिए अलग से बना दिया फूल गोभी, ये फूल गोभी हो गया। अब फल, और जो केला था वो फल ही तो है, तो केला सभी फल के अंदर आ जाएंगे, तो इस तरह का वैन आरेख जनरेट होगा इसके लिए। तो कौन सा है इनमें से, सी ऑप्शन, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए एक वैन आरेख इन्होंने बना रखा है, इसके अंदर 4 सर्किल दे रखे हैं और उसमें नंबर्स कुछ रिप्रेजेंट कर रखे हैं, जैसे कि गायक वाला ये वाह है, तो इसके अंदर दे रखा है 9 5 2 12 16, ऐसे करके चारों सर्किल्स के अंदर कुछ नंबर्स रिप्रेजेंट कर रखे हैं। ये जो नंबर्स हैं वो हैं विद्यालय के छात्रों के, जैसे ये छात्र हैं सभी, ये छात्र हैं, ये मेधावी छात्र हैं, ये नर्तकी हैं, ये गायक हैं, ऐसे कर करके चारों का बना रखा है। अब वो कह रहा है कि कितने मेधावी छात्र गा और नृत्य कर सकते हैं, यहाँ पे नृत्य भी है, कितने मेधावी छात्र गा और नृत्य कर सकते हैं, यानी कि इसमें मेधावी छात्र भी आगे, गाने वाले भी आगे और नृत्य करने वाले भी आगे, चारों आगे। तो ये 4 सर्किल में से जो कॉमन होगा नंबर वो इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि हमने पहले लिया ये वाला सर्किल गायक वाला, 9 5 2 12 16, ठीक है।
अब इसमें ये देखेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जो किसी और में नहीं आ रहा इस वाले में। तो 9 है जो कि अकेला इसी में है, इनमें किसी में भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो 9 को इसमें से हटा देंगे। ठीक है, अब लिया नर्तकी। नर्तकी वाले में हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जो ओनली इसी में आ रहा है और किसी में कॉमन नहीं हो। तो जैसे कि यहाँ पे 5 है, तो 5 इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, और 16, 2, 12, 5, लेकिन इस वाले में नहीं आएगा, इस वाले सर्किल में कॉमन नहीं आएगा 5, तो 5 को हटा देंगे। अब इधर से देखो, इस वाले सर्किल से देखो, इस वाले से ये ऐसे आया, ऐसे 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 ऐसे, तो इसमें कॉमन ये नहीं आ रहे, तो ये हटा दिए। अब इस वाले सर्किल से देखेंगे, ऐसे 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 ऐसे, तो इसमें ये कॉमन नहीं आ रहे, तो ये हटा दिए। ऊपर वाले से देखेंगे यहाँ से, तो ये कॉमन नहीं आ रहे, तो ये हटा दिए। तो ओनली 12 नंबर ऐसा बचा जो कि चारों के चारों में कॉमन है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 12। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन दे रखे थे रीजनिंग के, सभी यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो दूसरी शिफ्ट थी 15 मई वाली, उसको सॉल्व करेंगे। और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलते हैं एक और प्यारे से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, धूम मचाते रहो, और वर्दी पहन के घर जाओ। नेक्स्ट ईयर मिलते हैं।